हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो केयर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक जेनेटिक डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका कि नाम है क्रिगलर नाजर सिंड्रोम। तो दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके कि बच्चे जेनेटिक डिजीज से प्रभावित है, उन सबको एक चिंता होती है कि हम हमारे बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दें और कैसे हम हमारे बच्चे को इम्प्रूव करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से और अनेक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक डिजीज में भी होम्योपैथी एक कारगर ऑप्शन है आपके पास। हम ये नहीं क्लेम करते कि जेनेटिक डिजीजेस ठीक हो जाती है, बट जेनेटिक डिजीजेस में जो जीन की म्यूटेशन होती है उसका असर हम शरीर पे काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। उसका मतलब है कि हम उन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके मैनेजमेंट और उनके सिम्टम्स को कम करने में होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि क्रिगलर नाजर सिंड्रोम जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, उसमें होम्योपैथी कैसे काम करेगी और ऑल्सो आपको इस बीमारी के बारे में मैं एक सिंपल भाषा में और सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, क्रिगलर नाजर सिंड्रोम ये डिजीज में होता क्या है? तो बेसिकली ये डिजीज है जिसमें कि बच्चे को जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया। तो बच्चे को जन्मजात से ही जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखते हैं। पर दोस्तों, वैसे तो हमने देखा गया है कि जॉन्डिस ये बच्चों में काफ़ी नॉर्मल है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें शुरू के 15 दिन तक जॉन्डिस होना ये काफ़ी आम बात है और ये नॉर्मल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और इसमें कोई खास ट्रीटमेंट करना नहीं होता है, खाली बच्चे को हम एक ब्लू पेटी में अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज के पेटी में रखते हैं, जिससे कि बच्चा फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी उस जॉन्डिस को नॉर्मलाइज कर देती है। लेकिन क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में क्या होता है कि 20 दिनों के बाद भी ये जॉन्डिस मतलब ये बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो कम नहीं होता है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो उन केसेस में बिलिरुबिन 15 और 20 के लेवल के ऊपर रहता है। तो अभी ये बिलिरुबिन अगर 20 के लेवल के ऊपर काफ़ी दिनों तक अगर रहा तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है? तो जब बिलिरुबिन का लेवल 20 के ऊपर 2-3 महीने तक रहता है, तो वो बिलिरुबिन बच्चे के ब्रेन को डैमेज करता है। डैमेज करने के मतलब से फिर बच्चा का जो पूरा मसल टोन होता है वो हाइपोटोनिया हो जाता है, मतलब उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। उस बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाती है, माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं और बहुत सारी अन्य कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो दोस्तों, अभी आइए हम जानते हैं कि ये क्रिगलर नाजर सिंड्रोम होता क्यों है। तो बेसिकली ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब है कि इसके जीन में एक म्यूटेशन हुआ होता है। तो क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में एक जीन होता है UGT1A1। ये जीन जो होता है इसका काम होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करना, जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, और ये लीवर में होता है। तो दोस्तों, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता क्या है और उसको हमको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट क्यों करना होता है? रोज हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें से फिर बिलिरुबिन बनता है जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। वो वाटर इनसोल्यूबल है, मतलब वो शरीर के बाहर फेंका नहीं जा सकता। तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की यूज होती है, जो कि UGT1A1 जीन बनाता है। अगर ये एंजाइम नहीं बन रहा है बच्चे में किसी कारण की वजह से, तो वो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होता है। और क्योंकि वो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर होता है, वो शरीर के बाहर हम फेंक नहीं सकते। और अगर शरीर के बाहर नहीं फेंका तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल बढ़ते जाती है और बढ़ते रहती है, और उस लेवल बढ़ने की वजह से वो सीधा ब्रेन में जाके असर करता है।
तो इस वजह से बिलिरुबिन जो बनता है वो शरीर के बाहर फेंकना ज़रूरी है, और क्योंकि ये नहीं फेंक पाते इसलिए बच्चे में काफ़ी सारे सिम्टम्स और प्रॉब्लम होती है। अभी हम बात करेंगे कि ये क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, क्रिगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है उसमें वो जीन पूरा प्रॉब्लम होता है, पूरा म्यूटेट होता है, और उसमें जरा भी एंजाइम बनती नहीं है। इस वजह से वो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। और टाइप 2 जो होता है वो एक माइल्ड फॉर्म का डिजीज होता है, जिसमें कि थोड़े अमाउंट में एंजाइम बन रहा है, तो वो थोड़ा सा बिलिरुबिन को प्रोसेस करके शरीर के बाहर फेंक सकते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 में मेजर डिफरेंस ये है कि टाइप 1 जो होता है वो बहुत सीरियस होता है, उसमें बिलिरुबिन कन्वर्ट ही नहीं होता, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और टाइप 2 में थोड़ा मात्रा में कन्वर्ट होता है। तो मेजर डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो अगर आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल 20 के ऊपर है तो यूजुअली वो टाइप 1 में आता है, और अगर वो 20 के नीचे है तो वो टाइप 2 में आता है। सो दोस्तों, अभी इतने सारी साइंटिफिक बातें हो गई। आप लोग बोलेंगे कि हमारे को सरल भाषा में समझाओ कि ये बीमारी होती क्या है। तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि बीमारी का मतलब क्या है आपके बच्चे के शरीर में। तो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने आज दिन भर में एक कपड़ा पहना, हमने हमारे कपड़े पहने, शाम को वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हम उसे अगले दिन धुलने देते हैं। और उस धुलने की प्रक्रिया में अगले दिन क्या करता है हमारा धोबी, उस कपड़ों पे एक बहुत अच्छे से साबुन लगा के उन कपड़ों को धोता है और पानी से निकाल के साफ करता है, सुखाने रख जाता है, और वो कपड़े फिर से फ्रेश हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है जिसमें कि अनधुले हुए कपड़े, जो गंदे कपड़े होते हैं, उनको हम धोते हैं एक साबुन या डिटर्जेंट के माध्यम से। उसी प्रकार से शरीर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि इक्विवेलेंट है न धुले हुए कपड़े, गंदे कपड़े को धोने के लिए, मतलब कॉन्जुगेट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है साबुन या डिटर्जेंट। सो शरीर में अनकॉन्जुगेट टू कॉन्जुगेट करने के लिए एक एंजाइम जो जरूरत पड़ती है वो सिमिलर है, जैसा कि एक न धुले हुए गंदे कपड़े को साफ कपड़े धोने के लिए हमको साबुन की जरूरत होती है। तो क्रिगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 1 में क्या होता है, ये साबुन कंप्लीटली एब्सेंट है। और क्रिगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 2 में क्या होता है कि साबुन थोड़ा सा है, वो डिटर्जेंट थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए टाइप 1 में कपड़े धुलते ही नहीं है, गंदे के गंदे ही कपड़े रहते हैं, अगले दिन भी हमारे को सेम गंदे कपड़े पहनने और वो गंदगी बढ़ते जाती है। टाइप 2 में क्या होता है कि वो कपड़े धुलते तो है लेकिन एकदम साफ नहीं धुलते, तो धीरे 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 करके वो कपड़े गंदे होते हैं। सो टाइप 1 और टाइप 2 में ये मेजर डिफरेंस है। आई होप आपको ये बीमारी के बारे में कंप्लीट समझ आ गई होगी। अभी हम होम्योपैथी की बात करते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है कि आपके उस डिटर्जेंट जो कि थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है या जो नहीं अवेलेबल है, हम किसी प्रोसेस की वजह से उस डिटर्जेंट को स्टिमुलेट करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंजाइम बनाना शुरू करे, और ऑल्सो बॉडी के बाकी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो काम करती है वो ये काम करती है कि अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करवाना। और दोस्तों, आपको काफ़ी सरप्राइज होगा, हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप क्रिगलर नाजर सिंड्रोम में भी अपने बच्चे को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूँ, और हमारे काफ़ी सारे वीडियो में हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जेनेटिक डिजीज़ में भी होम्योपैथी का आप हेल्प ले सकते हैं अपने बच्चे के सिम्टम को मिनिमाइज़ करने के लिए, अपने बच्चे की
डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए। मैं अगेन ये कहता हूँ कि जेनेटिक डिजीज़ेज जो होती है, क्योंकि जीन में म्यूटेशन होता है, इसलिए ये क्योर नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी कमेंट्स है क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको उसको कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, इसका आपको जवाब देंगे। और भी कोई डाउट्स है जेनेटिक डिजीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में अपने सवाल लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।